नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीबीएम न्यूज़ चैनल में और ये आज का एपिसोड है हमारा विशेष मुलाकात। मैं साक्षी सकलानी, हमारी समाज सेविका कुसुम जोशी जी के साथ। कुसुम जोशी जी एक समाज सेविका हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे चुकी हैं। पर्यावरण, लोक संस्कृति और नशा मुक्ति में इनका विशेष योगदान रहा है। कुसुम जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, धन्यवाद। कुसुम जी, स्टार्ट करते हैं हम आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानने से। आपका बचपन कहाँ बीता और आपका जन्म स्थान कहाँ है? आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? थोड़ा दर्शकों को इस बारे में बताइए। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और जो लोग हमें देख रहे हैं, उनको भी आभार, धन्यवाद, प्रणाम। मूल रूप से मैं रुद्रप्रयाग जनपद बिटिया मेरे मैथिली वक़्त च, जखोल ब्लॉक में मैं च और भरदार पट्टी में मेरे ससुराल च। बेसिक पढ़ाई-लिखाई मेरी उत्तरकाशी में हुई। मेरे पिताजी वहाँ जॉब करते थे, डॉक्टर थे मेरे फादर, तो वहाँ मैंने 12वीं तक की पढ़ाई मैंने उत्तरकाशी में की। उसके बाद देहरादून एमकेपी से मैंने बीए किया। और बीए करने के बाद शादी हो गई थी। हमारे टाइम पे जल्दी लड़कियों की शादी हो जाती थी। बीए में पहुँचते-पहुँचते बीए भी फाइनल मैंने शादी के बाद किया। फिर मैं ये ऋषिकेश आ गई और फिर घर गृहस्थी और फिर धीरे-धीरे अपना पारिवारिक ज़िम्मेदारी निभाती रही। कुसुम जी, ये फिर समाज सेवी का जो विचार है आपके मन में, मतलब ये बचपन से था कि उम्र के पड़ाव में धीरे-धीरे आपके मन में ये आया कि कुछ इस क्षेत्र में काम किया जाए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, ना ही मेरे पारिवारिक घर का माहौल ऐसा था, ना मेरे ससुराल से था, ना मेरे मायके से था। लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ा बिज़ी रहते थे अपने कार्यक्षेत्र में। बच्चे छोटे थे, टाइम नहीं दे पाए मुझे, तो मुझे ये लगता था मैं अकेली घर पे रहती थी। तो ख़ासकर मैं उन महिलाओं को बोलना चाहूँगी कि जो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तो और घर उनको बाहर निकलना चाहिए घर से बाहर। आप जब बीच में जाओगे समाज के बीच में, आप लड़ोगे समाज से, उनके बीच में बैठोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल मेरे साथ भी यही हुआ। मेरा जो नेचर था बहुत संकोची किस्म का था। मैं जल्दी से बात भी नहीं करती थी किसी के साथ। बस अपने बच्चे तक और अपने घर परिवार तक ही मैं सीमित रही। लेकिन 2010 में हमारे ग्राम प्रधान श्यामपुर के ऋषिकेश की, उन्होंने मुझे एक ज़िम्मेदारी दी थी महिला मंगल दल की। वो मुझे अपने साथ ले गई धीरे-धीरे करके, तो मुझे भी अच्छा लगा, हालाँकि काफ़ी चुनौतियाँ थी, वो हम आगे बात करेंगे। तो अच्छा लगा और इसने मेरा दवाई का काम किया, तो मुझे मेरे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आया। तो मैं ख़ासकर उन महिलाओं को बोलना चाहती हूँ कि भई आप घर के अंदर ना रहें। मतलब इसको ऐसा समझ सकते हैं कुसुम जी कि 2010 से एक तरीके से आप इस क्षेत्र में जुड़ी। तो थोड़ा-सा अब स्टार्टिंग में जानना चाहते हैं कि 2010 के बाद 10 से आप अपने थोड़ा-थोड़ा बताइए कि किस तरह से आप आगे बढ़ी और किस तरह से आप इस क्षेत्र में कूदी और क्या-क्या चैलेंजेज़ आपको उस समय आए? देखिए मैंने नशा मुक्ति के क्षेत्र में पहले काम किया था, तो नशा किसी भी परिवार, किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं होता, जिसका असर युवा पीढ़ी पे पड़ता है, उसका खामियाजा घर की महिलाओं को, पूरे समाज की उठाना पड़ता है। एक माँ अगर किसी माँ का बच्चा शराब पीता है या नशा करता है, माँ परेशान होती है, एक बहन परेशान होती है, एक पत्नी परेशान होती है और इस तरह से जब मैंने देखा लोग शादी-ब्याह में लोग बड़े-बड़े समारोह कर रहे हैं और टेंट लोगों ने लगा रखे हैं और बार लगा रखे हैं और उसके जो बच्चा है वो टेंट के पीछे पी रहा है, उसका फादर टेंट के अंदर पी रहा है। तो मुझे लगा ये बहुत गलत चीज़ है और ये शादी तो एक धार्मिक कार्य होता है, जिसमें हमारे यहाँ देवी-देवताओं का आह्वान किया जाता है। लेकिन लोग शराब की पार्टियाँ करके पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश करते थे। तो लगा कि कुछ आवाज़ उठाई जाए, शुरुआती दौर में बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन जिन परिवारों में शादी थी हम उनके घर में गए और समाज का ऐसा वर्ग भी था, बहुत अच्छे लोग, जागरूक लोग थे जिन्होंने मेरा सहयोग किया, खासकर महिलाओं ने। सहयोग किया, हम लोगों के घरों में जाते थे जहाँ पे शादी होती थी। पहले मैंने मीटिंग की, उसके माध्यम से सबको बुलाया, फिर एक टीम बनाई, फिर लोगों के घरों में गए जहाँ पर शादियाँ होती थी, उनको समझाया और शपथ पत्र भरा कि आप अपने शादी में शराब की पार्टियाँ ना रखिए, आप शराब, मुर्गा, दारू ना पिला के आप एक अच्छा आप अपने बच्चे को दे दो वो जितना पैसा आप एक अगर माने किसी गरीब बच्ची की शादी होती है और 50-60 हज़ार की बेफालतू की वो दारू पिलाता है, उतना खर्चा वो अपने बेटी को दे दे या उस बच्चे के नाम पे कर दे या कुछ अच्छा काम कर दे, तो उस बच्चे को
कुछ अच्छा होगा उसके जीवन के प्रति। कुसुम जी, जैसे ये नशा मुक्ति के क्षेत्र में आपका स्वाभाविक सी बात है कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस और चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि ये एक महिला एक ऐसे क्षेत्र में आ रही है जहाँ नशा के बारे में बोलना और उसको रोकना एक अपने आप में ही चुनौतीपूर्ण एक कार्य है। तो थोड़ा-सा आप दर्शकों को इसके बारे में बताइए, किन-किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, चुनौती तो सबसे पहले मुझे अपने परिवार की ही चुनौती स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि मैं जब बाहर काम करने जाती थी ना, मेरे हस्बैंड नाराज़ होते थे, बोलते थे तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हुँ, जब मैं काम करके आऊँ तो वो नाराज़ हो जाएँ। तो सबसे पहले तो चुनौती अपना परिवार होता है। अगर परिवार की फ्रीडम हो जाती है तो कोई दुनिया कोई इंसान को तो कोई काम नहीं रोक सकता फिर। उसके बाद शराब माफियाओं की धमकियाँ मिली मुझे शुरुआती दौर में। मुझे रात को 1 बजे फ़ोन आया कि हमने यहाँ पे पार्टी रखी है, तुझे जो करना कर ले। तो यो हुआ एक बार एक शराबी मेरे घर पे घुस गया था, मेरे बच्चा पे उन्होंने चाकू तक बेटे तक हुँ, उन्होंने उनके गले पे चाकू लगाया था। और बहुत बार बहुत लोगों ने मुझे रुला दिया, जब लोगों ने साथ नहीं दिया, लोग छींटा-कसी करते थे, तरह-तरह की बातें करते थे। तो फिर मुझे ये लगता था कि भगवान मैंने ये काम क्यों लिया? क्यों मुसीबत मोल ली मैंने? जब मेरा अच्छा खासा जीवन चल रहा था, क्यों मैंने मोल लिया ये? लेकिन काफ़ी लोग अच्छे लोग थे जिन्होंने मेरा सहयोग किया। धीरे-धीरे वो चुनौतियाँ बस फिर मैंने बहुत कुछ सीख लिया। फिर मुझे धीरे-धीरे मेरा डर भी कम हो गया और कोई दिक्कत नहीं अगर चुनौती होती भी तो अपने आप ही वो ठीक हो जाती है फिर। अच्छा कुसुम जी, हम जानना चाहते हैं कि समाज ने और ख़ास तौर पे हमारी सरकार ने आपको कितना सहयोग किया आपके इस कार्य में? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जहाँ तक सरकार की बात है कि 2017 में पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें खुली थी और मैंने पूरे प्रदेश की पदयात्राएँ की हुई। देवप्रयाग जाएँगे आप वहाँ पे उन्होंने शराब की फैक्ट्री लगी हुई है और मिल्डा वाटर के नाम पे ग्रामीणों से ज़मीनें ली गई और वहाँ पर फैक्ट्री खेत लगाई में। गई। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारी पहाड़ की महिलाएँ इतनी रीढ़ कहलाती हैं और वो बेचारी अपने भविष्य के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही हैं, सड़कों में बैठी हुई हैं। जब मैं हमने वहाँ पे महापंचायत में भाग लिया था, लेकिन जैसे ही सरकार आई है बीजेपी की सरकार, राम राज्य की सरकार, पहले तो इन्होंने विरोध किया कि हम लोग कांग्रेस की गवर्नमेंट है, यहाँ पे डेनिस बिक रही है, लेकिन हमने सोचा चलो राम राज्य की सरकार आएगी, तो हमारे प्रदेश में इस तरह का नहीं होगा ये मांस मदिरा। लेकिन आप यहाँ से बद्रीनाथ तक चल जाओ, आपको कम से कम 100 ठेके मिल जाएँगे, जगह-जगह अवैध शराब मिल जाएगी। और ठेके बढ़ ही रहे हैं। बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगी 13 फैक्ट्रियाँ हमारे प्रदेश में शराब की। शायद जिनको पता ना हो 13 फैक्ट्री लग चुकी हैं और हर जगह आपको शराब मिल जाएगी बहुत आसानी से। मैं यहाँ गरुड़ चट्टी से आगे चले यमकेश्वर में चले जाइए आप, उस टाइम ऐसे आंदोलन चला था कि मुख्य मार्ग से ठेके हटाए जाएँ, थोड़ा पीछे किया जाए। तो लेकिन कुछ भी नहीं सरकार को अपना राजस्व चाहिए होता है, उन्होंने हम पे मेरे पे तो 5 मुकदमे लगे हुए हैं, 5 तो 5 मुकदमे। मुकदमे लगे हुए हैं हुँ, हाँ, अब तो यहाँ पे इनसे देख लो कैसे निपटती हैं आप? अब जाते हैं जब बुलाते हैं तो जाते हैं उनका धन्यवाद करते हैं सरकार का कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। दूसरा आप देखेंगे आप एम्स रोड पे चले जाएँ उन्होंने मतलब ग्रोसरी के नाम पे यहाँ पे 5 दुकानें खोली हुई हैं। तो हुँ, हमारी ये युग नगरी है, धर्म नगरी है, आध्यात्म नगरी है। हमारे प्रदेश से आध्यात्म का संदेश आना चाहिए था। हुँ, देवभूमि हमारी, योग का संदेश आना चाहिए था। इन्होंने अपने राजस्व के लिए उन्होंने जगह-जगह आप चले जाइए बद्रीनाथ तक, जगह-जगह अवैध दारू मिल रही है, शराब मिल रही है। वैध हो अवैध हो मेरा मानना तो ये है कि शराब तो शराब होती है। बिल्कुल आप यहाँ सही। पे खारा सोत में चले जाइए, हुँ, नीचे गंगा जी कितनी दूर है, पास में गंगा है, तीर्थ यात्री यहाँ से 4 धाम जाता है और वहाँ पे शराब का ठेका है। तो कितना दुर्भाग्य है हमारा। हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि 2025 तक हम इसको नशा नशा मुक्त। मुक्त प्रदेश करेंगे। तो किस आधार पर करेंगे? तो आपकी कथनी और करने में फ़र्क क्यों है? मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई। हुँ। कुसुम जी, आपको क्या लगता है कि कैसे हमें एज़ अ समाज में या सरकार में हमें किस तरीके से काम करना चाहिए कि हम ये नशा मुक्ति को पूरी तरीके से रोक जाएँ? और क्या-क्या प्रावधान हमें लाने चाहिए, जिससे हम इस दिशा में और काम कर पाएँ? कहाँ कमी है और कहाँ किस तरीके से और चीज़ किया जा सकता है? आप जैसे समाज सेविका अपने अपने स्तर पर कर रही हैं और सरकार और समाज एक साथ एकजुट होकर किस तरह से और साथ आया जा सकता है? देखिए, जो मुझे ये लगता है कि जागरूकता के माध्यम से हम महिलाओं को या स्कूली बच्चों में जैसे हम लोग जाते हैं 35-40 स्कूल में हमने नशा मुक्ति अभियान चलाया, तो हम समाज को जागरूक कर सकते हैं। बाकी सरकार के तो कथनी मैंने आपको पहले ही बताया, कथनी और करने में फ़र्क है। वो तो एक तरफ से तो बोलेंगे कि नशा मुक्त होना चाहिए और दूसरी तरफ से शराब की दुकानें खोलें। हुँ। तो ये पहाड़ों में बग दी बस शराब की गंगा, कोई बड़ी बात भी नहीं है।
तो कुसुम जी, जैसे आपने 2010 में ये शुरुआत करी, आज 2024 है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या डिफ़रेंस लगा 2010 से 2024 तक इस क्षेत्र में? आप कितना आप लगता है कि आप कितना इसमें कर पाई हैं? देखिए हमारा तो प्रयास है, लगातार जारी प्रयास है। 100 में से 2 लोग भी हमारी बात मानते हैं या उनके घरों में नशा मुक्त शादी होती है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। रही बात मतलब इसमें कितना बदलाव आया है, देखिए ये तो ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं देख रही थी हमारे भाई लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं। जगह-जगह बस्तियों में, जगह-जगह शराब आ रही है। तो मेरे को ये लगता है शासन प्रशासन को तो पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ आ रही है। हुँ। तो ये अवैध नशा बिक रहा, हमारे बच्चे उस ओर जा रहे हैं और हमारा बच्चा यूथ हमारा बर्बाद हो रहा है, जिसके कारण उसकी माँ परेशान हो रही है, उसकी बीवी परेशान हो रही है, उसकी बच्ची परेशान हो रही है। क्यों ये सब हो रहा है? जितना जितना उन कमाई शाम को उन्होंने उड़ाया हुँ। उसे। तो वो बड़ा बुरा भी लगता है यार, वो कोई तो महिलाओं के साथ तो देखिए मार-पीट भी होती है घर में जाके, अगर वो पैसे नहीं देता पति या फिर मिस्त्री ने बोला मुझे सब्जी लानी या कुछ काम करना, तो घर जाके मार-पीट भी करता है। हुँ। अपनी बहन को मारता है, अपनी माँ को मारता है, तो ये बुरा लगता है इस बात को लेके। हुँ। जन जागरूकता मुझे लगता है कि इसका जो है हम लोगों को जागरूक करना अवेयरनेस, पड़ेगा। और बिल्कुल, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यूथ अवेयरनेस एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें एस्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर बच्चे भी इस चीज़ को स्टार्टिंग से समझ पाएँ कि नशा एक कितना उनके करियर के लिए और उनके हेल्थ के लिए कितनी एक खराब चीज़ है, तो आगे जाके हो सकता है वो उसका सेवन ना करें। तो एजुकेशन रिफॉर्म भी शायद एक वन ऑफ द रिफॉर्म हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कुसुम जी, जैसे आपने बताया कि आपने ये स्टार्ट करा है अपना 2010 से और आज 2024 हो गई है। आपने कई आंदोलन करे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितने आंदोलन आपने लगभग करे होंगे और कितने में आपको लगता है कि आपको सफलता प्राप्त हुई? साथ ही मैं दूसरा इसके साथ ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप आगे और दर्शकों से या सब लोगों से, समाज से, सरकार से क्या उम्मीद आपकी है और क्या सहयोग आप चाहते हैं कि किस तरीके से इस जागरूकता को और बढ़ाया जा सकता है? बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो देखिए आशा पे तो ये जीवन टिका हुआ है। मुझे लगता है सरकार को भी और समाज को हमारा साथ देना चाहिए। जब ये लोग सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भी सफलता मिलेगी। रही बात मैं कहाँ कितने आंदोलन करे, तो मैं 13 जनपदों में 2017 के आसपास में 13 जनपदों में गई हूँ और मैंने देखा हमारे पूरी प्रदेश की मातृशक्ति सड़कों में बैठी हुई थी। क्यों बैठी हुई थी कि वो उनको अपने भविष्य को लेके चिंता है, अपने बच्चों को लेके चिंता है। देखिए मुझे लगता है कि अभी हमारे चुनाव से पहले यहाँ पे अपने गुमानेवाला में 2 आवंटित हुए थे ठेके। हुँ। तो वहाँ की जो समाज जागरूक समाज था, उन्होंने लोगों ने काफ़ी वहाँ पे आंदोलन किया, हम लोगों ने सबने मिलके किया। तो वहाँ पे एक उपलब्धि रही है कि अभी तक वहाँ नहीं खुला। बाकी एम्स रोड में मैंने आपको बताया वो उधर हैं, ये जगह-जगह तो खुल ही रहे हैं और सरकार तो इसको वो बना रही गोवा, हुँ। पर्यटक नगरी बना रही क्योंकि पैसा आएगा मोटा। हुँ। तो सरकार का घर परिवार तो इसी से चलता है। हुँ। कुसुम जी, अब हम दूसरे क्षेत्र में आपके विशेष योगदान में आते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण के क्षेत्र में भी आपने एक अपना विशेष समाज को कॉन्ट्रिब्यूशन किया है। तो आप इस क्षेत्र में कैसे आई और कैसे पर्यावरण को रक्षा करने का ख़्याल आपके मन में आया? कैसे आप इससे जुड़ती चली गई? पर्यावरण देखिए इसी से जुड़ा है पर्यावरण भी और हमारे उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं ना उनको अपने जल जंगल जमीनों से बहुत प्यार रहा है। हुँ। आपने गौरा देवी का नाम सुना होगा और हमारी महिलाएं आज भी अपने जंगलों से बहुत प्यार करती हैं। तो चमोली में जाला आप ना तो वख अगर कोई पौधा लगो ना तो पहले के जमाना में बहुत छोटी उम्र में शादी होनी चाहिए तो वो बोलते थे कि ये मेरे भूला च ये मेरे भैजी च क्योंकि माँ-बाप जाते भी नहीं थे बच्चों को देखने, लड़कियों को देखने, खासकर हुँ। ससुराल दूर होती थी। तो वो जो लड़कियाँ होती थी, महिलाएँ होती थी, वो उन जंगलों को अपना मैच समझती थी। तो मैती आंदोलन से प्रेरित होके मुझे लगा जिन परिवारों में नशा मुक्त शादी होती है, जो लोग कॉकटेल नहीं करते, उनको हम एक सम्मान के रूप में एक पौधा देते हैं, एक सम्मान पत्र देते हैं और साथ में दूल्हा-दुल्हन से एक पौधा लगाते हैं और उस माँ-बाप से वचन लेते हैं कि आप ये पौधा को आपको लगाना भी है और आपको इसे बचाना भी है। एक पर्यावरण के संदेश भी है वो और दूसरा ये है कि बोलदा ना डाल पर फल लगल तो डाली झुक दीजिए हुँ। हमारे वंश वृद्धि वाले जैसे पेड़ हम छोटा सा लगाते हैं धीरे धीरे उसमें फल लगते हैं उसी तरह से उत्तराखंड का जो ये मैती आंदोलन है उसमें यही है कि हमारी वंश वृद्धि हो इसलिए वो पौधा लगाया जाता है
तो जिसका अगर माना जन्मदिन होता है या किसी की पुण्यतिथि होता है, मुझे लगता है कि बुके देने से अच्छा है कि हम एक पौधा दे दें उसे और बोले भाई लगाएं, लेकिन खाली पौधा नहीं लगाना है हुँ, कि साल भर में पौधा लगाया उसको उसकी देखभाल। देख रेख भी करनी है। बस वही है कि जिस शादी समारोह में इस तरह का आयोजन नहीं होता था शराब का, वहां पे जाके हम पर्यावरण संवर्धन एक पौधा और उनको हम लोग एक सम्मान पत्र या शॉल वगैरह कुछ दे देते थे। तो ये यही है पर्यावरण हमारा। कुसुम जी, यहाँ पे आपने कितनी अच्छी बात कही। मुझे लगता है आजकल हम लोग अपने जन्मदिन में, अपनी एनिवर्सरी में, ख़ासकर हम लोग यूथ हैं, बहुत पार्टीज़ करते हैं। जंक फूड हमारा एक तरीके से एक रूटीन हो गया है। तो खूब पैसे हम लोग अपने पार्टीज़ में, जन्मदिन में ऐसे उड़ाते हैं। तो अगर इस चीज़ को हम लोग एक पर्यावरण के क्षेत्र में उस समय काम करें, हर एक यूथ या हर एक इंसान ये कोशिश करे कि जब भी उसका जन्मदिन हो या जब भी उसकी एनिवर्सरी हो या कुछ भी उसके दिन में एक स्पेशल एक डे है, तो उस डे में अगर वो पर्यावरण एक पौधा किसी को गिफ्ट करे या एक पेड़ लगाए और लगाने के साथ-साथ उसकी देखभाल भी करे, तो ये एक बहुत अच्छी एक खुद में एक बहुत अच्छा प्रयास होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। कुसुम जी, पर्यावरण के क्षेत्र में इसके अलावा भी आप और कुछ कर रही हैं? और कुछ आपके और कार्य जो प्रगति में हैं और किसी तरीके से आप इस चीज़ में और आगे कुछ देखती हैं या किस तरीके का आप समाज को या यूथ को और सरकार को देखती हैं कि इस तरीके का सहयोग आपको इस क्षेत्र में चाहिए? जैसे पर्यावरण देखिए हम लोग प्रकृति का पूजन करते हैं हुँ, और अपने क्योंकि हमें सांसें भी हमारी प्रकृति से ही चलती हैं। अब तो पर्यावरण के बहुत अच्छी मुहिम है ये, हुँ, हम लोगों को इसे लगातार आगे बढ़ाना है, करते रहेंगे इसे। हुँ, और हम लोग गंगा स्वच्छता अभियान में गंगा से जुड़ी हूँ, हुँ, तो मुझे लगता है कि गंगा हो गया, भगवान सूर्य हो गए हुँ, और प्रकृति हो गई, जो कि आज भी हमें हुँ, दिखती हैं हुँ, सामने, हमें प्रकृति भी दिखती है, हुँ, हमारी माँ गंगा भी हुँ, दिखती है और हुँ, सूर्य भी दिखता है, चाँद हुँ, दिखता है। हुँ, तो ये हकीकत में है आज भी। और तो उनको देख के हमें उनकी पूजा भी करनी चाहिए हुँ, और उनका संरक्षण और संवर्धन भी करना चाहिए। हुँ। और कहीं न कहीं आपने हमें एक प्रारंभिक दौर की याद दिला दी, जो स्टार्ट हुआ था कि पहले के टाइम पे हम देखें तो हम लोगों का जो ऋग्वेदा के टाइम की बात होती है किताबों में, वो इस तरीके से ही होती है कि पहले सूरज को पूजा जाता था। पहले ये आइडल वर्शिप जो मूर्ति पूजन था, उसका नहीं होता था संचारक। पहले हम लोग सूर्य को, पवन को, पेड़ों को, वृक्षों को, वही हमारे देवी-देवता होते थे। तो कहीं न कहीं पर्यावरण हमें एक उससे एक जुड़ाव देता है। कुसुम जी, अब आपके तीसरे क्षेत्र के बारे में हम आगे चलेंगे, लोक संस्कृति। लोक संस्कृति में भी आपने अपार काम किया है, तो कैसे लोक संस्कृति में काम करने की इच्छा आपके मन में आई और किस तरह से आप इससे जुड़ती चली गई? देखिए जब लॉकडाउन हुआ था ना, हुँ, उस दौरान क्या था कुछ था नहीं करने के लिए। तो फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम अपने कल्चर क्योंकि बहुत सारे लोग उस टाइम मैंने देखा कि लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में जिनको बजाना आता था या गाना आता था, लोग घरों से सोशल मीडिया के माध्यम से इस काम को कर रहे थे। तो मुझे भी प्रेरणा मिली उनसे और मैंने भी थोड़ा सीखा, मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया। तो मुझे लगा एक तो ये देखिए स्वरोजगार के लिए भी बहुत अच्छा एक विकल्प है। हुँ, तो जब हम शादी समारोह में जाते हैं, इस तरह की शादी होती है, तो हम उन लोगों को विकल्प के तौर पे कहते हैं कि अगर आप 50,000 की या 20,000 की या 30,000 की आप शराब पिला रहे हो, तो अगर आप हमारे जो ये बेरोजगार बच्चे हैं या हमारी माता बहन है बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अगर आपके पास पैसा नहीं है मत बुलाओ आप किसी बड़े सिंगर को, लेकिन अगर हमारे किसी बच्चे के अंदर टैलेंट है और अगर आप की वजह से हमारे बच्चों को स्वरोजगार मिलेगा, तो मेरे पास 35 से 40 महिलाएं ऐसी हैं हुँ, कि जहाँ अगर कार्यक्रम आता मांगल का तो हम उनको भेजते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि चलो किसी का अच्छा हो रहा, किसी का भला हो रहा। तो ये लगता है कि चलो मेरे माध्यम से कुछ अच्छा हो रहा है। तो हमारी संस्कृति भी बचती है इससे और हमारे जो मंगलाचार्य हैं, हमारे हमारे मांगल गीत हैं, जिसे देवी-देवताओं का आह्वान किया जाता था। पहले से हमारी बड़ी चाची, बड़ी दादी हुँ। ये लोग गाते थे। तो ये परंपराएँ पुनः जीवित हो रही है। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत ही शगुन का विषय भी है और बहुत अच्छा भी है। तो बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को कुछ मिलता है हुँ। और हम चाहते हैं कि और लोग भी इस पे रोजगार करें, स्वरोजगार करें, आगे बढ़ाएँ इस मुहिम को। कुसुम जी, यहाँ पे तो मैं आपकी ये भारी जीत कहूँगी क्योंकि कोविड के बाद जो ये मांगल गीत का चलन है, मुझे बहुत शादी में देखने को मिला और यहाँ पे मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मेरी शादी में भी हम लोगों ने मांगल गीत ही किया था। तो कोविड से पहले कहें तो कहीं मांगल गीत के बारे में
नहीं ज़्यादा पता था, ज़्यादा जागरूकता नहीं थी। लेकिन कोविड के बाद आजकल हम आम तौर से सारी शादियों में देखते हैं मांगल गीत अमूमन मुझे लगता है सब शादियों में अब होने चला है। तो इसका क्रेडिट मैं कहूँगी कुसुम जी आपको जाता है कि आपने वापस से उस चीज़ को लेकर आए और कहीं न कहीं महिलाओं को उससे रोज़गार भी मिला। कुसुम जी लगभग कितनी शादियों में आप अभी तक मांगल गीत करवा चुकी हैं और कितनी महिलाएँ आपके साथ इससे जुड़ी हैं और कितनों को ये रोज़गार प्राप्त हुआ है? देखिए, नशा मुक्त शादी तो मुझे लगता है शायद मेरे अंदाज से 5-6 हज़ार नशा मुक्त शादी अभी तक हम करा चुके हैं। हुँ, और उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कुमाऊँ मंडल से फ़ोन आता है कि आपकी मुहिम हम यहाँ चला रहे हैं, आप हमें कोई स्लोगन दीजिए। लोग कार्ड में लिखते हैं हमारे यहाँ नशा मुक्त शादी है, हम शराब नहीं पिलाएँगे अपने शादी में, तो ये बड़ी उपलब्धि है। दूसरा ये मांगल गीत वाला है तो 35 से 40 महिलाएँ हैं। मैं ज़रूरी नहीं कि मेरे पास टाइम हो, मैं किसी को भी भेज देती हूँ। तो जिन बहनों को अच्छा काम आता है करना, तो वो लोग चले जाते हैं और अब बहुत अच्छी मुहिम है, हमारा कल्चर आगे बढ़ रहा है, हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है और बाहर के लोग इसको पसंद कर रहे हैं। हुँ, जब हमारे मोदी जी गढ़वाली बोल सकदा ना हुँ, और मैं तो ज़्यादातर अब घर परिवार में या फिर बच्चों-दड़ी या कखी भी जाना रिश्तेदारी में, तो मैं गढ़वाली बोल रहा हूँ। किले ये हमारू एक एक्स्ट्रा योग्यता च जाते बोलदा हम ना, हुँ, कि मना माना मैं बीए च करूँ, हुँ, तो मेरे ये सोच लो मैं एमए अपनी गढ़वाली भाषा में करी। हुँ, किले कि हम तो अपनी जड़, अपनी संस्कृति नहीं भूलनी हुँ, चाहिए। हुँ, हम जॉइंट फैमिली में रहे, हुँ, दादी भी रही हुँ, और दादाजी भी रहे ना, माँ भी रही, हुँ, चाची रही, बड़ी रही, हुँ, चाचा रहे ना, हुँ, उनका बच्चा रहे ना। हुँ, तो हम लोगों को तो बहुत अच्छो लगदो छो कि भई हम लोग अपने कल्चर में हुँ, और हम सीखी जाऊँ सी। हुँ, तो आज कोशिश है कि हमारे बच्चों ते भी बोलना होंदो, मेरे हुँ, बच्चा मांगल भी गाना ना। हुँ, जब शादी हुई, हुँ, शादी के बाद भी तब मेरी सासू छई, हुँ, जी छे मेरा, जेठा जी छावा, हुँ, हुँ, ससुर जी छावा। तो हुँ, बहुत अच्छा लगदा नहीं रिश्ता, हुँ, बहुत प्यारा रिश्ता छन हुँ, हमारा। हुँ, लेकिन आजकल अपन देखी बोलो कि सब लोग अकेले रहना चाहना, हुँ, सब लोगों को आज़ादी चाहिए। हुँ, और इन रिश्तों को आजकल की जो लड़कियाँ भी हैं, हुँ, मेरे तो बड़ा बुरा भी लगता है हुँ, क्योंकि मैं महिला सशक्तिकरण पे काम करती हूँ। हुँ, मुझे लगता है आजकल की लड़कियाँ जॉइंट फैमिली में रहना ही नहीं चाह रही। हुँ, उनको लगता है कि एडजस्ट मैंने बहुत परिवारों में देखा क्योंकि लड़ाई-झगड़ा भी होता है, उनके बीच में मैं जाती हूँ। हुँ, तो ये चीज़ें बहुत आ रही हैं कि लड़के एडजस्ट कर रहे हैं, हुँ, लड़कियाँ हुँ, एडजस्ट नहीं कर रही। हुँ, तो हुँ, इस कमी थोड़े समाज में लड़कियों की भी हो गई। हुँ, हमारे बच्चा बाहर शादी शन करना, हुँ, बाहर के बच्चे यहाँ आ रहे हैं। हुँ, तो मैं मुझे ये लगता है कि लड़कों को भी समझौता करने की ज़रूरत हुँ, नहीं है। हुँ, बच्चों को ना लड़कियाँ ठीक हैं, हुँ, उनको भी अधिकार दिया है सरकार ने हुँ, बहुत उनको आगे बढ़ाया है, बेटी हुँ, बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हुँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो लड़के हैं ख़ासकर मेरी बहुत पीड़ा है कि उनको बहुत दुःख होता है इस बात को लेके। हुँ। कहीं न कहीं चूज़ करना पड़ता है कि उनको सहन करना परिवार के पड़ता है। साथ रहना है देख या बिल्कुल, पत्नी के साथ उनको रहना। हाँ। दिक्कत ये होती है कि हुँ, माँ-बाप भी हैं, हुँ, उनको भी मैं छोड़ नहीं सकता और हुँ, पत्नी के साथ भी मैं रह नहीं हुँ, सकता। हुँ। तो ये चीज़ें लड़कियों को समझनी चाहिए। अच्छा कुसुम जी, अभी आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही। आपने कहा कि आपका मन करता है गढ़वाली में एमए करने का। मुझे लगता है कि अभी ये विचार कभी हमारे मन में आया नहीं, लेकिन उत्तराखंड में क्योंकि गढ़वाली हमारी भाषा है, कुमाऊनी हमारी भाषा है, कितना अच्छा हो कभी एक दिन आए जिसको बीए या एमए अपने लोकल लैंग्वेज में करना है, तो वो भी उसको कर पाए। तो ये आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही। हो सकता है आने वाले टाइम में यहीं से आपने एक बात कही और हो सकता है हम देखें कि आगे इसके सर्टिफ़िकेशन कोर्सेज़ बिल्कुल। या इसकी अपनी अलग एक डिग्री बने। कुसुम जी एक और बात मैं जानना चाहूँगी, अभी आपने बोला कि आपके बच्चे भी मांगल गीत गाते हैं। उनको पहले से आता था कि उन्होंने सीखा? नहीं देखिए, हमारी जो गढ़वाली भाषा ना बहुत हम गढ़वाली लोग जो होना ना बहुत ही ज़्यादा एक ईमानदार होना, एकदम से क्या की बात भी मान जाना, बहुत ज़्यादा तो बच्चा जब कोविड का टाइम छो ना, हुँ, वो टाइम लॉकडाउन छो तो कुछ नहीं छो जब मैं जब देखी मैं जब बैठ दू छो गाना था तो उनको भी अच्छा लगा, मैंने बैठाया उनको, उनको भी अच्छा लगा। तो बच्चे मेरे दोनों एक तो प्रोफ़ेसर है इंग्लिश का, बिटिया भी टीचर है। लेकिन जब उनको सिखाया तो ऐसा कोई काम नहीं होता जो सीखे ना। उनके अंदर चॉइस रही कि मम्मी के साथ हमें जाना है, तो वो सीखा उन्होंने और बहुत अच्छा गाते हैं। अरे वाह! अच्छा तो ये बच्चों की बात आई कुसुम जी तो बच्चों का और कितना परिवार का सपोर्ट आपके साथ रहा और आपको लगता है कि ये कितना ज़रूरी है? जब भी कोई महिला घर से बाहर निकलती है, किसी भी फ़ील्ड में जाती है, तो परिवार का साथ होना कितना ज़रूरी है, कितना अनिवार्य है? और आपको इस तरीके की परेशानी या पारिवारिक चैलेंजेस फ़ेस करने पड़े कि हमेशा आपके साथ परिवार एक ढाल बनकर खड़ा रहा? देखिए परिवार देखिए अगर हम काम करते हैं ना, अगर हमारी फैमिली हमारा सहयोग नहीं करेंगी ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपका हस्बैंड आपको आज़ादी नहीं देगा, आपके बच्चे सहयोग नहीं करोगे, आप नहीं कर सकते हो। अगर आप फ्रीडम है आपको घर से, तब आपको अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मेरे घर में उन्हें पता है कहाँ है।
कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बहुत सारी महिलाएँ हैं जिनके पति उन्हें बाहर नहीं जाने देते, काम नहीं करने देते, वो चाहती हैं हम करें। तो महिलाओं का शोषण होता है, वो बेचारी घर परिवार की ज़िम्मेदारी भी निभाती हैं और साथ-साथ में बाहर की भी निभाती हैं। निकलना चाहिए महिलाओं, देखो कॉन्फिडेंस आता है, अपना आत्मसम्मान बढ़ता है, जाना चाहिए, सीखना चाहिए। मैं तो हस्बैंड ने शुरुआती दौर में तो नहीं दिया साथ, लेकिन धीरे-धीरे दिया। बच्चे बहुत अच्छे हैं, साथ दिया। आज तो मैं एक सासू भी हूँ। अच्छा, हाँ, बहुत-बहुत बेटे की बधाई शादी है, आपको। धन्यवाद। तो कुसुम जी जैसे ये नशा मुक्ति के लिए एक मैंने कहा है ये एक एक कठिन कार्य है। जैसे आपने बताया इतनी सारी धाराएँ आप पे लगी है, इतनी धमकी आती है, एक खतरा भी लगा रहता है। तो कहीं न कहीं एक डर ने कभी आपको रोका नहीं, बच्चों का डर या कभी पति से सपोर्ट नहीं मिला कि ऐसे लाइफ थ्रेट्स आ रहे हैं तो अब इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो अगर वैसे आपको सूचनाएँ मिली, तो आपने उसको कैसे उस चुनौतियों को स्वीकार कर आप आगे करती चली गई? देखिए, डर तो रहता है, शुरुआती दौर में होता है, जब तक आपको अनुभव ना हो ना काम का, तब तो रहता है वो डर। फिर घर का सपोर्ट अगर मिल जाता है, तो फिर डर भी खत्म हो जाता है। धीरे-धीरे आपका काम ही आपका प्रतिबिंब है, वही सिखा देता है आपको। तब तो मुझे अब तो नहीं लगता कोई डर, हुँ, जो होगा देखी जाएगी, हम कौन-सा गलत कर रहे हैं, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। हुँ, और छोटी-मोटी चीज़ों से डरना भी क्यों है? हुँ। जो होगा देखी जाएगी। और रही ये जो मेरे पे मुकदमे लगे हैं, वो भी कोई बात नहीं है। अच्छा कुसुम जी जैसे दर्शक मुझे लगता है ये जानना चाहेंगे कि आपके कुछ व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप भी बने हैं, कोई महिलाएँ हैं जो आपसे जुड़ना चाहती हैं या आपके इस कार्य में और आपका समर्थन करना चाहती हैं, तो कोई आपके ग्रुप्स फेसबुक में या इंस्टाग्राम में या आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, एक तरीके से आपका कुछ या कोई एनजीओ का नाम है जो आपका भी इस तरीके से चल रहा है? जी, एनजीओ है मैत्री स्वयंसेवी संस्था, लेकिन मैं सच्ची बताऊँ मैं जो पुराना ज़माना मन की है। और मेरे को ये इंस्टाग्राम वगैरह में ज़्यादा नहीं चलाती, फेसबुक चलाती हूँ थोड़ी बहुत, फ़ोटो-वोटो डालती हूँ और पेज है मैत्री नाम से। और बच्चे अपने बिज़ी रहते हैं, तो इतना टाइम भी नहीं मिलता। बस ये है कि जो काम करा फील्ड में किया, गए और अपना काम करके आ गए, बस ऐसा है। हुँ, बाकी जुड़ना चाहते हैं मैत्री संस्था के नाम से, आपको पेज मिल जाएगा फेसबुक फेसबुक पे। पे पेज मिल हाँ, जाएगा। वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो कुसुम जी बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे लगता है एक अंत में इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं कि जो आगे जो हमारा यूथ है या महिलाएँ हैं, आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहती हैं? एक सुझाव या एक मैसेज जो भी हमारी महिलाएँ हैं और हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, महिलाओं के लिए तो मेरा सुझाव ये है कि आप अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो कोई भी हो, चाहे कोई भी महिला, उनको बाहर निकलना चाहिए और करना चाहिए। देखिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन समाज की ज़िम्मेदारी भी हुँ, हमारी तो जाना चाहिए और सीखता है इंसान समाज से बहुत कुछ। यूथ का है तो अपने आप को एक अच्छे क्षेत्र में लगाए, अपनी पढ़ाई में, जहाँ उनको रुचि है। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग ली, हुँ। कोई बात नहीं, प्राइवेट भी लग ली, तो अच्छी जगह लग ली। और दूसरी बात इन जी की करते रहें, कुछ अच्छा करें, बहुत सारे फील्ड हैं हुँ, और अपने जो बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगी और उनको कहना चाहूँगी उन बच्चों को कि आप अपना ध्यान अ, आध्यात्म की ओर लगाएँ, अपने योग की ओर लगाएँ, सकारात्मक चीज़ें आप सोचें और जाएँ ऐसे लोगों के पास जो लोग अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर करें, तो निश्चित रूप में आपको अच्छा लगेगा। लेकिन ये नशे-नुशे से दूर रहेंगे तो बहुत अच्छा है। और महिलाओं को तो अपनी भूमिका बहुत बड़ी होती है अपने बच्चों के काम प्रति में, बच्चों के प्रति, तो उनको तो विशेष महिलाओं को ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चे, मेरा बच्चा कहाँ जाता है, स्कूल जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, उसे मोबाइल भी देखना चाहिए खासकर कि भई ये अगर कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा। हुँ। तो थोड़ी बहुत छूट भी दो, लेकिन बहुत ज़्यादा छूट नहीं देनी। नज़र भी बच्चों पे हाँ, बिल्कुल, बराबर, सक्रिय हाँ। अपनी बनाए इतनी रखें। ज़्यादा भी मत थोपो उन्हें कि हाँ। हम अपने 50 साल की सोच अगर 20 साल के बच्चे पे थोपेंगे, वो भी गलत है। हुँ, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत वॉच भी करना बहुत ज़रूरी है उनको। हुँ। तो कुसुम जी धन्यवाद बहुत-बहुत हमारे शो में आने के लिए और अपना कीमती थैंक यू। वक़्त हमें देने के लिए। तो साथियों ये रही हमारी चर्चा कुसुम जोशी जी से। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए आपको हमारा ये प्रोग्राम आज का कैसे लगा और आप चाहें तो उसमें मेंशन कर सकते हैं आप अगली शख्सियत किसको देखना चाहेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।